मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। माथे पर पसीना आ चुका था। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी जल्दी इस सबूत को गायब करने में लगी थी। मुझे चूड़ियों की आवाज़ से भी डर लग रहा था कि कहीं वह जाग ना जाए। आज मेरी सुहाग रात थी और मैं यह सबूत मिटाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह होते ही मेरे पति की माँ, चाची और कुछ औरतें मेरे कमरे में ज़रूर आएंगी और मुझसे एक सवाल पूछेगी जो हर दुल्हन से पूछा जाता है, वह भी उसकी शादी के अगले ही दिन हो सकता है। वे आसपास नज़र दौड़ाई और बिस्तर को देखना तो वैसे ही अपना फर्ज समझे, इसलिए यह काम करना था। मैंने सबूत मिटा दिया, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और कहीं उनकी तेज नज़र से वह मेरा राज जान ना ले। मेरी शादी जिस आदमी के साथ हुई थी, उसके साथ उसकी चाची भी थी, एक मौसी भी थी और शायद एक और भी थी, और वे सारी मेरी सास की उम्र की थी। तो देखा जाए तो उन सब से मुझे बचकर रहना था। सोचा था अपनी तरफ से तसल्ली करके सो जाऊंगी, पर पहले तो नींद ही नहीं आई, फिर जाने कब सो गई। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो 4 औरतें मेरे सिर पर खड़ी थीं। मुझे तो सुबह उठना था और उनसे पहले याद करना था, लेकिन वे मेरे सिर पर खड़ी थीं और उनके चेहरों पर बहुत ही ज्यादा कुछ था। ऐसा लग रहा था कि वे कोई अच्छी बात करने के लिए नहीं खड़ी थी। कहीं उनको मेरे राज के बारे में पता तो नहीं चल गया था। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए। लेकिन उन सबका एक साथ यहाँ पर मौजूद होना मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, और उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि जान ही निकल गई। मेरा नाम मीरा है, मेरी उम्र 19 साल हो गई। तो अब घर वालों ने शादी करवाने के बारे में सोचा और रिश्ता देखने लगे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की बातें सुनकर थक गई थी, क्योंकि मेरी एक बहन पहले ही चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि गलती मेरी बहन की थी। मेरी बहन आम शक्ल और सूरत की मालिक थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वह कोई नौकरी भी नहीं करती थी। इस वजह से मेरे माँ बाप ने उसे घर में बैठाया हुआ था। कहते थे कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए, हमारी बेटी के लायक का होना चाहिए। लेकिन इस सब में मेरी बहन की उम्र निकल रही थी। मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटी थी। मेरे बाबूजी बहुत देर कर रहे थे। बहन ने किसी को पसंद कर लिया और बताया। मेरे बाबूजी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, एक क्लर्क से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करवाने वाले, इसलिए तुम ये बात दिल से निकाल दो। देखा जाए तो क्लर्क में क्या बुराई थी। वह कहते थे कि हम तुम्हारी शादी किसी अफसर से करवाना चाहते हैं और तुम क्लर्क का रिश्ता लेकर आ रही हो। उसे बहुत बातें सुनाई और कहा कि अगर मोहब्बत ही करनी थी तो किसी सही जगह होती। वह कहती थी कि सारी बात पैसे की है, जिसके पास पैसा होता है, काला हो और वह कहे कि सफ़ेद रंग का है तो सब मान लेते हैं, रिश्तों का कोई मोल नहीं। मेरी बहन ने 2 से 3 दफ़ा हम सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वह खामोश हो गई। और 1 महीने बाद उसने कहा कि मुझे फिर पार्लर का कोर्स करवा दो, ताकि मेरे हाथ में कोई हुनर तो हो। माँ बाप इस बात को भी नहीं मान रहे थे। फिर मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट कर दी तो मान ही गए। मेरी बहन एक दिन पार्लर गई और अगले दिन भी, पर फिर वहां से वापस ना आई। उसका फ़ोन भी बंद था, यहाँ तक कि उसके फ़ोन की लोकेशन निकलवाने पड़ी, जो किसी दूसरे शहर की आ रही थी। और फिर पता चला कि मेरी बहन ने उसी शख्स से शादी कर ली है जिससे वह बातें करती थी, और उसी से शादी करना चाहती थी जिसके बारे में उसने बताया था। जब वह चुप हो गई तो हमें लगा कि यह बात उसके दिल से निकल गई है। लेकिन कहते हैं ना कि औरत के दिल की गहराई समंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरी होती है। समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन औरत के दिल की गहराई को नहीं। उसके दिल में हजारों बातें होती हैं जो शायद कहीं खो जाती हैं, लेकिन रहती अंदर ही हैं। उसने बड़ी चालाकी से हम सबको बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि शायद हम लोग इसी काबिल थे। मेरे माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और कहा कि तुम जैसी लड़कियां जो अपने घर से भागकर आती हैं, ससुराल में कभी उनकी इज्जत नहीं होती। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी भी बेटी पैदा हो, ताकि तुम्हें पता चले बेटियों का दुख क्या होता है, वह भी उनका दुख। जिनकी बेटियां तुम्हां आर जैसी निकलती हैं। कसम से मेरी बहन बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी। उसने सारा घर संभाला हुआ था। मैं तो फिर भी थोड़े बहुत फैशन कर लेती थी, लेकिन वह बहुत ही सुशील थी।
उसको इस हद तक लाने वाले मेरे माता पिता ही थे, और अब जब उसने यह कदम उठा लिया तो कहते हैं, तुम जैसी बेटी किसी को ना मिले। इतनी बुरी बात है कि आप एक अच्छे इंसान को बुरा बना दो और फिर कहोगे तुम तो बुरे हो मेरे बाबा। लड़की की शादी बहुत सोच समझकर करने के कायल थे, लेकिन इस वाक्य के बाद वह बस मेरी शादी करवा देना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़कियां माँ बाप के लिए बदनामी का सबब बनती हैं और मैं इसकी शादी जल्दी करवा देना चाहता हूँ। बस इस जल्दी जल्दी में उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया, जिसका ना सिर था ना पैर, क्योंकि दूर दूर तक उनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। हम उन लोगों को जानते थे, ना ही हमने उन लोगों के बारे में कोई पूछताछ करवाई। बस जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि दीदी भाग गई है, मैं तो यहाँ ही हूँ, तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। उन्होंने कहा कि वह तो बड़ी अच्छी बनती थी ना, कोई फैशन नहीं करती थी, ना लिपस्टिक लगाती थी, ना घर से बाहर निकलती थी, ना उसकी कोई दोस्त थी। पूरा दिन एक पंछी की तरह घर में ही पड़ी रहती थी। सुबह सवेरे उठकर भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी, अच्छे व्यंजन बनाती थी। हम कहते थे कि कितनी मासूम है हमारी बेटी, और वह ही भाग गई, वह भी हम सबको बेवकूफ़ बनाकर। और तेरे पास तो इतना बड़ा मोबाइल है, तू तो पूजा पाठ में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती, दोस्तों से मिलने इधर उधर भी जाती है, और फैशन तो तेरे वैसे ही खत्म नहीं होते। जब उसने हमारे साथ ये किया तो तू हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरे घर में हमेशा मेरी बहन के बारे में बुरी बातें होती थी। ऐसा दिखता था कि भाग गई थी, लेकिन उसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। फिर भी मैं अपनी बहन से नफरत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। बल्कि उसने तो बहुत बर्दाश्त किया, बहुत साल सहे। मैं तो शायद पहले ही भाग जाती। ऐसे माँ बाप जो आपसे अपने काम करवाने के लिए आपको घर पर रखें और आपके बारे में कोई अच्छा फैसला ना करें, उनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि मैं अपनी बहन के साथ संपर्क में थी। वह जैसी भी थी, पर वह मेरी इकलौती बहन थी, वह भी मुझसे 10 साल बड़ी, जिसने मुझे माँ बनकर ही पाला था। मैं उससे कभी कभी हालचाल पूछने को बात कर लेती थी। उसका भी वही हाल था कि ससुराल वाले तो वाकई बहुत बुरे थे, लेकिन पति अच्छा था, ख्याल रखता था। जब मैंने उसे यह सब बताया तो वह कहने लगी कि तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मैं भी तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो इस बात पर। तो वाकई मैं उस पर भी गुस्सा थी, लेकिन पहले ही वह परेशान रहती थी, इसलिए उसे कुछ ना कहा। पर अब तुम क्या करोगी? वह मेरी शादी में आना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा। मेरी बहन ने जब मुझे एक बात बताई जो वो मुझे बताना चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, तो मैं उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। उसने मुझे बहुत डरा दिया था, मुझे यही बताया कि शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तुम्हारे पति का भाई है, तुम्हारी सास कैसी होगी, हो सकता है कि घर की ऐसी वैसी रस्में हो। उसने मुझे जितनी भी बातें बताई उनमें से एक भी बात अच्छी नहीं थी, एक भी बात पॉजिटिव नहीं थी, सारी बातें ही अजीब थी। मैंने कहा, तो यह बातें आप मुझे बता रही हैं? जब मेरी शादी हो रही है मुझे पहले बताती तो मैं भी आपके साथ भाग जाती। वह कहने लगी कि भागकर कहाँ जाती, मैंने भी तो भागकर शादी ही की है, और मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। मेरे ससुराल वाले तो खुश थे, क्योंकि उनको खूबसूरत लड़की मिल रही थी, और मेरा पति भी देखने में तो ठीक था, लेकिन पता नहीं वह किस किस्म का इंसान था, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही कम वक्त में करवा दी गई थी। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी यह सोच रही थी कि बहन तो भाग गई, लेकिन साथ मुझे भी जलील करवा गई। अगर यह रिश्ता सामान्य तरीके से होता तो अभी तक मेरे पति के साथ मेरी अच्छी भली दोस्ती हो जाती, हमारा कोर्टशिप का समय अच्छा गुजर जाता। हम लोग अगर 3-4 बार भी फ़ोन पर बात कर लेते तो काफ़ी होता, कोई ना कोई बात तो हुई होती। ये तो मेरी पुराने ज़माने की शादी बन गई थी। बस एक बार लड़के को देखा, वो भी दूर से, और उसके बाद शादी वाले दिन ही मिल रहे थे, वो भी सुहागरात वाले दिन। कितनी अजीब बात है, आजकल ऐसा थोड़ी होता है। और मैं तो बड़ी नए ज़माने की समझदार और नखरे वाली लड़की बनती थी, और मेरे साथ देखो क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि 1960 की कोई दुल्हन हूँ जो आज ही अपने पति को देखने वाली है। उस समय ऐसा होता था, तो वह ज़माना ही ऐसा था, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन आजकल के द्वार में ऐसा किसके साथ होता है? मैंने क्या पाप किया था
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ज़बरदस्ती एक ऐसी जंग पर भेज दिया गया है, जो जंग मेरी है भी नहीं और जिसको लड़ना भी मेरे लिए ज़रूरी है। अब तो दिल से बस यही दुआ निकल रही थी कि पति अच्छा हो, क्योंकि अगर औरत का पति अच्छा हो लेकिन उसका ससुराल बुरा हो तो गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर ससुराल भी बुरा निकले और पति भी बुरा मिले तो फिर औरत की जिंदगी नर्क हो जाती है। लेकिन बस फिर इस कमरे में कुछ ऐसी हरकतें होने लगीं कि दिन बदन जैसे हालात खराब होते हैं। लम्हा हालात खराब होने लगे। मेरा पति कमरे में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि दरवाजे से अंदर आकर गिर गया। मैं उसके गिरने पर ही चौंक कर दरवाजे की तरफ ध्यान गया। मुझे लगा कि उसके दोस्तों ने उसे धक्का दिया होगा। ऐसे मौके पर दोस्त और कज़न हंसी मजाक करते हैं। उन्होंने मजाक में कह दिया होगा कि जाओ, तुम्हें तो बड़ी जल्दी है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लगता है मेरे पति का पांव फिसल गया था। मुझे शक गुजरा कि कहीं मेरे पति ने शराब तो नहीं पी रखी, जो अभी से ही उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। कुछ लोग शादी की खुशी में शराब पी लेते हैं और शराब पीकर ही अपनी पत्नी के पास आते हैं और ये सब कुछ सामान्य होता है। उनके दोस्त उन्हें की शराब पिला देते हैं। ये दोस्त सबसे बुरे होते हैं। जब शादी होती है तो एक भी अच्छा काम नहीं करते, या तो शराब पिला देते हैं या बुरे बुरे मशवरे देते हैं या फिर आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पति आकर मेरे सामने बैठ गया, जबकि मैंने अपने पति के पीछे दीवार की तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि पीछे तो देख लो। मेरा मतलब था कि दरवाज़ा तो बंद कर दो। दोनों दरवाजे खुले हुए थे और उन पर पर्दा भी नहीं था। मेरे पति ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हो और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने मुझे नमस्ते की, वह भी निहायत ही अजीब से अंदाज में। मैंने उसको जवाब दिया। वह मेरे सामने बैठ तो गया, लेकिन वह बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उसके हाथ पांव सच में कांप रहे थे और वह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मेरी एक जेठानी भी थी जिसने मुझे मजाक मजाक में कहा था कि तुम्हारा पति बड़ा तो हो गया है, 6 फुट लंबा भी हो गया है, लेकिन है बिल्कुल बच्चों जैसा। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन अब मुझे उसकी बातें सच लग रही थी। मेरे पति की बॉडी लैंग्वेज अजीब सी थी, माना कि ऐसी रात में बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस भी होते हैं। लेकिन मेरे पति की तो बाकायदा टांगे भी कांप रही थी और हाथ भी। उसने जब मुझे गिफ्ट दिया तो उसके कांपते हुए हाथों की वजह से वह गिफ्ट ही जमीन पर गिर गया और मेरे लिए जो वह सर पर पहनने वाला एक ताज लेकर आया था वह टूट गया। यानी कोई इतना भी क्यों डरा होगा कि डर की वजह से अपनी पत्नी के लिए लाया हुआ तोहफा भी तोड़ दिया। मतलब मैं क्या उसको कुछ और कहने वाली थी, या मैं कहती कि जो तुमने सबक याद किया है वह सुनाओ, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। वह वाकई ऐसे डर रहा था जैसे हम लोग टीचर के सामने डरते थे, बल्कि अब तो कोई टीचर के सामने भी ऐसे नहीं डरता है। पत्नी तो आपकी दोस्त होती है, हमराही होती है, हमसफर होती है। मुझसे इतना ज्यादा डर गए थे, क्या जरूरत थी? मैं तो खुद थोड़ी नर्वस भी थी और पर क्षण भी थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा था जो मर्द होकर इतना घबरा रहा हो। ताज के ऊपर सोने के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। गिफ्ट तो वाकई बहुत प्यारा था, लेकिन उसने पहले ही दिन खुद ही वह गिफ्ट तोड़ दिया। फिर वह गिफ्ट मुझे देने के बजाय बोला कि मैं सुबह इसको ठीक करवाने के लिए दे दूंगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने गिफ्ट वापस डिब्बे में डालकर एक तरफ रख दिया। मैं तो उसको देख भी ना पाई। मुझे मेरी जेठानी ने कहा था कि हम लोग तो अंगूठी बनवाने वाले थे, लेकिन तुम्हारे होने वाले पति के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वह कह रहे थे कि मैं कोई अलग चीज बनाऊंगा जैसे किसी ने किसी को नहीं दी होगी, और मुझे शक पड़ गया था कि शायद वह ताज बनवा रहा था। अपनी पत्नी को पहली रात ताज पहनाने का यही मतलब होता है कि आज से तुम मेरे घर की और मेरे दिल की रानी हो। अगर वह चाहता तो इस लम्हे को कितना खूबसूरत बना सकता था, लेकिन उसके डर और घबराहट में यह लम्हा ही खराब हो गया। अब यह लम्हा पलट कर आने वाला नहीं था। औरत लम्हों को जीने वाली पुरानी होती है, वह छोटी छोटी बातों को महसूस करती है। मुझे बड़ा बुरा लगा उसूल के मुताबिक। अब उसको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मेरी कोई तारीफ ना की और कहने लगा
कि आप थक गई होंगी, आप आराम करें। मैं थक गया हूं, मैं मुंह धोकर आता हूं। आप भी अपना मेकअप उतार लें। सुना है दुल्हन का मेकअप उतारने में 2 से 4 घंटे तो लग जाते हैं। मैंने कहा कि यह आपसे किसने कह दिया? तो कहने लगा कि जब मेकअप करने में 2 से 4 घंटे लगते हैं तो फिर उतारने में भी तो उतना ही वक्त लगेगा। काश कि वह मजाक कर रहा होता, लेकिन यह मजाक नहीं था। वह अजीब से लहजे में बोल रहा था, जैसे तंज कर रहा हो। खैर, वह थोड़ी देर बाद बाथरूम में चला गया और 2 मिनट के बाद बाहर आ गया। अब मैं अंदर चली गई। अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप साफ करके बाहर आ जाऊं, ताकि उसे पता चले कि 2 से 4 घंटे नहीं लगते, बस 15 मिनट का काम है। लेकिन मेरे साथ हुआ यह कि मेरा मेकअप नहीं उतर रहा था और मुझे 40 मिनट लग गए। लेकिन जब बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर कदम तले से जमीन निकल गई और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहां पर इस कमरे में एक और मुंह खुला हुआ था और वह था मेरे पति का, जिससे खर्राटों की आवाज आ रही थी। मेरा पति सोफे पर सो रहा था। कोठी टांगे उसकी जमीन से लग रही थी, क्योंकि वह 6 फुट लंबा इंसान था और इतनी गहरी नींद सो रहा था कि उसके खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। सच कहते हैं कि लंबे लोगों की अक्ल उनके घुटनों में होती है। शायद मेरे पति के साथ भी यही मामला था। मैं 2 मिनट तो उसे खड़े होकर देखती रही और फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। एक तो ऐसी जबरदस्ती की शादी, ऊपर से इतना ना समझ। पति पता नहीं मेरी जिंदगी किधर जा रही थी। मुझे तो अपनी बहन पर रश्क आ रहा था कि अपनी पसंद के इंसान के साथ भागकर ही सही उसने तो कर ली। पीछे घर वाले उसे गालियां तो देते थे, उसे बुरा भला तो कहते थे, लेकिन वह सुनने के लिए वहां मौजूद तो नहीं थी। उसे क्या पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। वह तो अपनी जिंदगी गुजार रही थी और यही सबसे अच्छी बात थी। वह मुझे अपने पति के बारे में बताती थी, यानी मेरे जीजा जी के बारे में कहती थी कि बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे मेरा ख्याल रखते हैं। उन्होंने भी मेरी बहन को बहुत अच्छा तोहफा दिया था और बड़े प्यार से रखा हुआ था, बहुत प्यार करते थे। उसके साथ वैसे बातें बताती थी कि मेरे दिल में ही बात आ गई थी कि बस पति अच्छा होना चाहिए, बाकी चाहे सारा समाज और सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका पति आपके लिए अच्छा होना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर मेरे माँ बाप की मर्जी से ये शादी हुई थी और मेरे पति के घर वालों की मर्जी से भी हुई थी। हम लोगों ने इस समाज का कोई उसूल नहीं तोड़ा था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा पति वैसा नहीं था जैसा पति हर औरत चाहती है, जैसा मेरी बहन चाहती थी। उसको तो वैसे मिल गया। लगता है अपनी पसंद की शादी करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे तो कुर्बानी देने का भी वक्त नहीं मिला। रात तो अनोखी निकली ही थी, लेकिन सुबह भी एक बहुत ही अजीब काम होने वाला था, जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी शादी निहायत ही जाहिल लोगों में हुई थी और मेरी माँ ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है, लेकिन जब कुछ करने को ही ना हो तो फिर क्या किया जाए। लेकिन मुझे एक काम जरूर करना था। वही काम देखने के लिए सुबह औरतें मेरे कमरे में आने वाली थी, और अगर उन्हें पता चलता कि जो उन्हें चाहिए था वह हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे ही बातें सुनानी थी, जबकि अपने बेटे के बारे में शायद भूल गई थी कि वह कितना आलसी और नकारा इंसान था। सुबह 5 बजे से पहले मैं तैयार होकर बैठ गई और बेडशीट को धोकर दोबारा बिछा दिया। मेरा पति भी 5:30 बजे तक जाग गया और नींद में ही उठकर वहां से चला गया, जैसे कदमों में कांच के जूते पहन रखे हो। थोड़ी देर बाद मेरी सास की बहन और मेरे पति की चाची, 3 अजीब और गरीब मंजी हुई औरतें मेरे कमरे में आईं और आकर जायजा लेने लगीं। मेरी सास ने कहा, तुमने बेडशीट को धोया है? मैंने कहा, जी धो दिया है, गंदी हो गई थी। तो वो हंस पड़ी और कहने लगी, धोने की भला क्या जरूरत थी? एक औरत कहने लगी। एक नज़र हम तो वह बोल रही थी कि दूसरी औरत ने उसे कोहनी मारी और कहा कि धोने का मतलब यही है ना कि गंदी हो गई थी। हम ये कह रहे थे कि तुम्हें धोने की क्या जरूरत थी, हम खून धो लेते। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर तुम सबके साथ बैठकर नाश्ता करना। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी कमरे में आई, जो बहुत ही चालाक औरत थी। उसने मेरी सास को देखकर कहा,
बदली हुई चादर देखकर ही औरतें तो खुश हो गईं। मेरी दफा याद है आप लोगों ने क्या किया था, उसने अजीब से अंदाज में कहा था। मैं भी हैरान हुई और मेरी सास ने उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि दुल्हन के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। खैर मेरी सास ने कहा, ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें तो पता है रस्मो रिवाज का, यह तो हर जगह होता है। तुम इसको तैयार करो और नीचे ले आओ, इसके माँ बाप आने वाले होंगे, नाश्ते का वक्त हो गया है। वो औरतें वहां से हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के कानों में बातें करते हुए चली गईं और मेरी जेठानी ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। फिर मेरी जेठानी कमरे में थोड़ा टहलने लगी और उसने उस चादर को भी देखा जो मैंने अभी अभी धोकर बिछाई थी। मैंने अपनी जेठानी से पूछ, आप क्या कहना चाह रही थी, आपकी दफा क्या किया था? वह कहने लगी, छोड़ो इन औरतों को, ये सब ही है से औरतें ही, यह मैं। अहाँ, इस कमरे में क्या हुआ है? यह बात सुनकर मेरे कदम तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या आप हमारे कमरे में झांक रही थी? वह कहने लगी, झांकने की जरूरत ही क्या है मुझे? इस घर में शादी किए हुए 12 साल हो गए हैं। तुम्हारे पति की रग रग से वाकिफ हूं, वह किस तरह का इंसान है, और तुमने सारे कमरे को बड़ी अच्छी तरह साफ किया, यहां तक कि चादर भी धोकर डाल दी। लेकिन इस सोफे पर जो तकिया रखा है, कम से कम उसको उठा लेते, वरना तोहफे के ऊपर तकिया का क्या काम है, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और मैं भी मेरी जेठानी के सामने में ऐसे नर्वस हो रही थी जैसे वह कोई वकील हो और मैं कोई बहुत ही अनाड़ी सा मुजरिम। मेरी जेठानी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही अपनाए से कहा, जो भी कुछ हुआ है मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस घर की बहू हूं और इस घर के लोग बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती देखकर लाए हैं ताकि सबको दिखा सकें सिसिक्की मुझसे ज्यादा खूबसूरत बहू मिल गई है। मैंने अपनी जेठानी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं इतना तो समझ गई थी कि वह आधी बात जानती थी, आधी बात छुपाकर मुझे क्या करना था। मैंने उससे कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे पति की बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की। वह ठीक तो है ना? कहीं वह कोई मानसिक रोगी टाइप इंसान तो नहीं है? क्योंकि मुझे तो उसमें सामान्य लोगों वाली कोई बात नजर नहीं आई। मेरी जेठानी ने कहा, वो मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन वह इस तरह का ही है। वह शादी नहीं करना चाहता था। उसने अपने माँ बाप के सामने नाक रगड़ दी कि मेरी शादी मत करवाओ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर मुझे मेरी जेठानी ने एक ऐसी बात बताई कि मैं वाकई हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हारा पति इस शादी से इस कदर तंग था कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि मैं किसी की जिंदगी में आ गई हूं और वह मुझे अपनी जिंदगी में लाना ही नहीं चाहता था। यह तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान होता है, और बिन बुलाए मेहमान और जबरदस्ती के रिश्ते में कोई इज्जत नहीं रहती। मेरी जेठानी ने कहा, मैं तुम्हारे पति को अच्छी तरह से जानती हूं और शायद तुम यह नहीं जानती कि वह घर पर नहीं है। फिलहाल यह बात तुम्हारी सास को भी नहीं पता, अभी पता चल जाएगा और सारे घर में बवाल मच जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वह घर से निकला था उसे सिर्फ निकलना नहीं भागना। कहते हैं तुम्हारा पति भाग चुका है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, और भी कोई बुरी खबर है तो मुझे वह भी सुना दो। पहले ही मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, भाग जाने से क्या मतलब है? क्या वह भाग गया है? उसने कहा, जिस तरह शादी से इनकारी थी और फिर जो उसने सुलूक किया, जाहिर है वह तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों के सामने बेबस हो गया था। मौका देखकर लगता है वह भाग गया। थोड़ी देर बाद मुझे नीचे से शोर की आवाज आई। मेरी जेठानी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, देखो मैंने कहा था ना। और फिर एक लड़की ऊपर आई और उसने आकर मेरी जेठानी के कान में कुछ कहा और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसने कहा, वह कह रही है दुल्हन को नीचे मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारा पति गायब हो गया है। तुम्हारे पति को तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, वह तुम्हारे साथ कभी भी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेगा। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह कहने लगी, फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा सारा परेशानी हल कर सकती है।
यही वह चीज़ है जिससे मेरा भी परेशानी हल हुआ, क्योंकि इसका भाई भी इसी तरह का था। यह सारा खानदान ही ऐसा है। इस खानदान के मर्द मुश्किल से ही मर्द हैं। मेरी जेठानी ने अपनी कमर से कोई चीज़ उतारी जिस तरह उसने पहनी थी, ऐसा लगता था कि कोई चेन जैसी चीज़ है। मैं उसे देखकर हैरान हुई, लेकिन वह चेन नहीं थी, एक धागा था, और इस धागे में एक मनका बंधा हुआ था, जिसको मेरी जेठानी ने अपनी कमर से बांध रखा था। उसने कहा, बस इसी वजह से मेरी जिंदगी अब तक सही गुजर रही है। आज की रात तुम यह अपनी कमर के साथ बांध लो, रात तक तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करना, देख लेना। एक दफा इस धागे को अपनी कमर से बांध लो, उसके बाद मुझे दुआएं दोगी। मैंने उसे कहा, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह यह बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अभी तक तो वही हो रहा है जो मैंने कहा, और आगे भी वही होगा, क्योंकि मेरा पति भी ऐसा ही था। इसी तरह की हरकतें उसने भी की थी। लेकिन जब से यह मेरे पास आया था, सब कुछ ठीक हो गया। इतना ठीक कि आज मेरे 4 बच्चे भी हैं और मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूं। तुमने 2 दिन बाद मेरे पास ही आना है और अपने दिक्कत मुझे ही बताने हैं। मैं पहले ही तुम्हारा परेशानी हल कर रही हूं और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। इसको अभी अपनी कमर से बांध लो। अगर रात तक तुम्हारा पति ना आया तो समझ जाना कि मैं झूठी थी, लेकिन मैं झूठी नहीं, मैं तुम्हें सच बता रही हूं। मैंने उससे वह तावीज़ लेकर अपनी कमर पर बांध लिया और शाम का इंतजार करने लगी। घर वाले बार बार मुझसे कोई बहाना कर रहे थे कि उसके दोस्तों ने पार्टी रख ली है, इसलिए तुम्हारा पति वहां चला गया है, जबकि अच्छी तरह जानती थी कि वह गायब था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे माँ बाप से भी बहाना किया गया कि वह कहीं काम से गया है। शादी के 2-4 दिन तक तो मर्द औरत के पल्लू से ही बंद कर बैठा रहता है, और मेरा पति तो भाग गया था। क्या हो रहा था, वह मन का मैंने अपनी कमर के साथ बांधा हुआ था और रात के 10 बज गए थे। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मैंने कुछ शोर की आवाजें सुनी। शायद वह वापस आ गया था। मेरी सास बुरी तरह उसे डांट रही थी और मेरी सास की बहन भी पागल हो। क्या, कहाँ चले गए थे, क्या करते रहते हो तो तुम? वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरे पति की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे पति को अच्छी तरह समझाया बुझाया और कहा, जाओ अपने कमरे में चले जाओ। जब मेरा पति कमरे में आया तो साथ मेरी सास भी थी और उनके हाथ में एक ट्रे में खाना भी था। मेरी सास ने कहा, लो तुम्हारे पति को ले आई हूं। मैंने उसे कहा, अब दोस्तों को छोड़ दो और पत्नी को वक्त दो। इतनी अच्छी पत्नी मिली है किस्मत से, और ये दोस्तों के पीछे ख्वार होता फिर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से खाना खाओ। अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं भी अपनी सास के सामने ऐसे ही पेश आई कि जैसे ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि मेरे दिमाग में तो तूफान मचा था। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, तुम मुझे माफ़ कर दो और आओ मिलकर खाना खाते हैं। मैं बाथरूम में चली गई और खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। बाहर आई तो हमने मिलकर कर खाना खाया और इसके बाद हम सो गए। पर सुबह मेरी आंख शोर पर खुली। कोई हमारा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान हुई कि यह क्या हो रहा है। मुझे मेरा सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बहुत थकी हुई थी। मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरा सारा शरीर ही मुझे भारी महसूस हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ गई तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे ससुराल वाले दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आ गए और सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। बेडशीट खून से भरी हुई थी, क्योंकि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली थी। मेरे पति के पास एक खत भी पड़ा था जो मैंने ही उठा लिया। यह देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सांस बुरी तरह रो रही थी। मेरे पति ने शायद खाने में नींद की दवा मिला दी थी। जब मैं बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, इसीलिए मैं बेहोश हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उसने अपने साथ यह सब कर लिया। उसने खत में लिखा था, मैंने खुदकुशी की है क्योंकि किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वह लड़की लोगों के घरों में काम करती है, एक नौकरानी है, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, ना ही पढ़ी लिखी।
उसके पिता का भी पता नहीं था और उसकी माँ भी एक नौकरानी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी माँ को बताया था कि उससे मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन माँ ने मेरा बात ना माना और मेरी शादी किसी और से करवा दी। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उसी से मिलने गया था, लेकिन जब से उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो वह भी इस दुनिया से चली गई। वह मोहब्बत में सच्ची थी, मैं भी मोहब्बत में सच्चा हूँ। हम दोनों की मौत की जिम्मेदारी मेरी माँ पर है। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता हूँ, आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। मैं फूट फूट कर रोने लगी और हम सारे रोते रह गए। इसमें गलती मेरी सास की थी, जिसने अपने बेटे की बात न मानी। जब उसे पता था कि उसका बेटा इस किस्म का जज्बाती है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। इस बात का अफसोस करने के लिए मेरी बहन आई। मेरे माँ बाप ने मेरी बहन को भी माफ़ कर दिया और मुझसे भी माफ़ी मांगी कि उन्होंने जल्दी मेरी शादी करवा दी थी। अफसोस तो मुझे इस बात का था कि उसे अपनी मोहब्बत भी ना मिल सकी। जवानी में इस दुनिया से चला गया और उसे उसकी मोहब्बत भी ना मिल पाई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।